direct method of IAS 7 cash flow statement. आज दुनिया आसमान पर पहुंच गए, हम अभी तारों में फंसे हुए। तो दौर चेंज हो गया। अब तो मैं एक वीडियो देख रहा था एक टीचर की, और उन्होंने ऐसी टेक्नोलॉजी है उनके पास, तो पाकिस्तान की बात ही कर रहा हूँ, बाहर की बात नहीं कर रहा। उनके पास बोर्ड नहीं है वाइट, ठीक है, वो ट्रांसपेरेंट होता है ना, उस पर वो लिख रहे हैं और ऐसा लगता है जैसे पता नहीं हवा में लिख रहे हैं। तो और ना ही कोई मोबाइल लगी नजर आ रही है, कुछ बड़ा ज़बरदस्त होता है। अब मैं अपनी वीडियो देखता हूँ, मुझे खुद ही शर्म आ रही होती है कई दफ़ा लेकिन मजबूरी है, क्या कर रहे तो वो चूँकि मैं जो टेक्नोलॉजी हमारे पास है वो माशाल्लाह बहुत अच्छी है, इस वजह से तारीफ तो करनी चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह करना चाहिए। सो वेल, डायरेक्ट मेथड ऑफ कैश फ्लो, आपको याद होगा शुरू में मैंने कहा था कि इसके दो मेथड होते हैं, एक इनडायरेक्ट मेथड और एक, अच्छा जरा इसको कंपैरिजन करने के लिए जरा इसके वर्ड्स की तरफ गौर करते हैं। इनडायरेक्ट मेथड को हम इनडायरेक्ट क्यों कहा करते थे? क्योंकि प्रॉफिट गिवन होता था, विद द हेल्प ऑफ प्रॉफिट हम उसको कन्वर्ट करते थे कैश। यही हम पढ़ के आए हैं। डायरेक्ट मेथड, जैसे नाम अब ये सजेस्ट क्या कर रहा है, डायरेक्ट, ऐसा मेथड जिसके अंदर जितना कैश डायरेक्टली आ रहा है और जितना आउट हो रहा है बस वो शो कर रहा है। इसके अंदर कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी, कोई नॉन कैश नहीं, यानी सिंपल सी बात होगी, जो नॉन कैश है वो लेनी ही नहीं है और जितनी कैश आइटम्स हैं वो ले लेनी। अब इसका फॉर्मेट क्या होता है? बज़ाहिर ये बहुत आसान है, लेकिन इसके क्वेश्चन कम आते हैं, कम प्रैक्टिस मिलती है, इसलिए जरा थोड़ी सी बाजू का प्रॉब्लम होती है। लेकिन अभी जो रिसेंट अटेम्प्ट में से एक दो सवाल दिए वो वाकई बहुत अच्छे क्वेश्चन, ठीक है, वो करने वाले क्वेश्चन। तो डायरेक्ट मेथड में कैश फ्लो की तीन एक्टिविटीज हमने पढ़ी, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंस। इनमें याद रखेगा इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग तो ऑलरेडी डायरेक्ट है, देख लो क्या करते थे, परचेज ऑफ, पेमेंट फॉर परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट, प्रोसीड्स, इंटरेस्ट रिसीट, फिर फाइनेंसिंग में शेयर्स इशू वगैरह, ये तो ऑलरेडी डायरेक्ट है। तो अगर डायरेक्ट मेथड आ भी जाता है तो सिर्फ चेंज क्या होगा, ऑपरेटिंग। इन्वेस्टिंग तब भी वही है, फाइनेंसिंग वही, इसलिए मैं डिस्कस सिर्फ और सिर्फ क्या करूंगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। और ये टाइम कम लेता है, ये बहुत छोटा सा होता है, इसमें कुछ 5-6 आइटम्स होती हैं और कैश फ्लो बन जाती है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इसके फॉर्मेट को याद रखने के लिए इसको जरा बंद कर, रोजों में बंदा क्या कहे यार। सर जी सर उस साइड से नजर नहीं आ रहा। उधर से नजर नहीं आ रहा? जी सर। अच्छा, सबको नजर नहीं आ रहा या आपको नहीं आ रहा? सबको नजर नहीं आ रहा सर। अच्छा मैं इधर कर लेता हूँ, नाराज क्यों होते हैं? ये ठीक है, चलो इधर कर लेते हैं। अच्छा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाने से पहले एक चीज याद रखनी है, फॉर्मेट याद रखने के लिए इनकम स्टेटमेंट याद रखो, वो तो आती है ना, मैं जरा उसको वैसे ही रफ फॉर्मेट बना रहा हूँ। इनकम स्टेटमेंट का सेल्स माइनस सीजीएस, तो हमारे पास क्या आता है, जीपी। इसमें से फिर हम लेस करते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो मेरे पास नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाता है, जिसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कह लो, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कह लो। उसके बाद फिर हम इसमें फाइनेंस कॉस्ट वगैरह, फाइनेंशियल सेक्शन लेस करते हैं, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है, और फिर टैक्सेशन लेस करते हैं, तो मेरे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इस सीक्वेंस को नहीं तोड़ना, ठीक है। मैंने एक एक आइटम उठानी है और उसके केस देखना है कि वहां से कैश किस वजह से जनरेट हो रहा है। मतलब सबसे पहली आइटम देखो क्या है, सेल्स। अब सेल हमारी दो किस्म की होती है, कैश सेल, क्रेडिट सेल। कैश सेल के केस तो ऑब्वियसली कैश आता है, क्या क्रेडिट के केस कैश आता है? यस, बिल्कुल आता है, क्यों कहता नहीं आता? सिर्फ फर्क क्या है कि उसका थोड़ा सा डेफर होके आएगा, भाई कैश तो आएगा ना,
अब इस बात से तो डिनाई नहीं कर सकते कि कैश नहीं आएगा, कैश आएगा। सिर्फ फर्क ये है कि कैश सेल में कैश आएगा ऑन स्पॉट, और कैश क्रेडिट सेल में कैश फिर भी आएगा लेकिन थोड़ा सा डेफर होके आएगा। ठीक है, तो इसलिए दोनों मैंने एक ही जगह लेने हैं। ये नहीं कि तो लेना लिखना है कि यहाँ कैश से लेना लिखना है और वो लेना, मुझे कैश चाहिए। और चाहे वो क्रेडिट सेल हो उसके थ्रू कैश आ रहा हो या कैश सेल के थ्रू कैश आ रहा हो, जिससे कैश आ रहा है वो पर्सन कौन है? कस्टमर। अंडरस्टूड है? तो हम इसमें जो पहली हेडिंग देते हैं ऑपरेटिंग एक्टिव, मैं यहां लिख रहा हूं, कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स। नहीं, सिर्फ कैश आएगा। अब कैसे कन्वर्ट करते हैं वो देख लेते हैं ना, आना तो कैश ही है। ठीक है, बस अब देखो, अगर मैं इनकम स्टेटमेंट से सेल्स उठाता हूं और उस सेल में क्रेडिट सेल भी तो होगी ना, अगर वो उठाता हूं तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस सेल का कुछ पोर्शन ऐसा भी हो सकता है जो हमें अगले साल मिलेगा। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि पिछले साल की सेल जो है वो इस साल रिसीव हो रही है, वो आनी चाहिए, तो उसकी एडजस्टमेंट तो करनी पड़ेगी ना। वो एडजस्टमेंट के लिए मैं वर्किंग अब उसकी तरफ आ रहा हूं, वर्किंग वन। वर्किंग वन में आप जो अकाउंट बनाओगे दैट इज डेटर्स अकाउंट, जिसको कोई भी नाम दे दो, रिसीवेबल्स अकाउंट, रिसीवेबल वगैरह, कोई भी जो भी क्वेश्चन में दिया हो। यहां पे आप पूरा अकाउंट बना दो जैसे आप बनाते रहे हो, जैसे सिंगल एंट्री सिस्टम में भी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, लेकिन ये लेजर तो आपने सीखा हुआ है। अच्छा, ये जो कैश फ्लोज में ये लेजर होता है इसमें बहुत ज्यादा आइटम नहीं होती, लेकिन सर अगला जो चैप्टर पढ़ेंगे हम, जिसको आप नाम देते हो सिंगल एंट्री सिस्टम, वो बड़ा कंप्रीहेंसिव होता है ये लेजर। तो यहां पर क्या क्या आ सकता है मैं थोड़ी सी चीजें डिस्कस कर लेता हूं। ओपनिंग बैलेंस, डेबिट, क्या डेटर्स का बैलेंस क्रेडिट हो सकता है? यस सर। जी हो सकता है। कौन क्या यस सर। कैसे हो सकता है जरा बताइए। कैश से भी हो सकता है सर, कैश एडवांस वगैरह। एडवांस के अगेंस्ट, बिल्कुल सही है। देखो वैसे याद रखिएगा 3 कंडीशंस होती हैं कैश क्रेडिट होने की। होता यह है कि जैसे वैसे ओवरऑल डेबिट ही होगा, ये याद रखिएगा। ओवरऑल आपके 100 कस्टमर हैं, उसमें हो सकता है 98 का डेबिट ही हो, लेकिन 2 कस्टमर्स का क्रेडिट भी हो। तो अक्सर एग्जामिनर 2 बैलेंस भी दे देता है, वो डेबिट वालों को अलहदा टोटल करता है, क्रेडिट वालों को अलहदा टोटल करके कहता है जी क्रेडिट बैलेंस भी ये है, लेकिन अंडरस्टूड है कि मेन बैलेंस डेबिट है, और अगर नेट दे रहा है फिर तो मसला ही खत्म हो। वैसे नॉलेज के लिए याद रखिएगा 3 रीजन। नंबर 1, when the customer makes an advance payment and the goods has not yet been delivered, मुझे पेमेंट आ चुकी है, अक्सर होता है एडवांस भी आती है, पहले पेमेंट ले ली, अभी गुड्स डिलीवर नहीं की, उसकी वजह से भी मैंने वो रकम, फिर लाइबिलिटी रहेगी ना मेरी, लेकिन मैं इसको पेएबल तो नहीं कह सकता। पेएबल तो वो चीज है जो मैंने देनी है, ये मैंने वापस तो नहीं करने टेक्निकली, लेकिन अगर मैं उसको उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं करके दूंगा तब तो उसका राइट है कि वो मुझसे ये रकम वापस ले। तो अंडरस्टूड है, ठीक है जी। ये तो पहली कंडीशन। नंबर 2, व्हेन द कस्टमर ओवरपेज द इनवॉइस, ये भी हो जाता प्रैक्टिकली, एक इनवॉइस थी, उसने अमाउंट लिखते हुए, चेक लिखते हुए ना ज्यादा अमाउंट लिख दी, ये हो जाता है, ये मैं बता रहा हूँ, मैं खुद इंडस्ट्री में रहा हूँ और अक्सर ऐसा हो जाता था, हमें पेमेंट ज्यादा आ गई या हमने ज्यादा कर दी, हालांकि इतना चेक एंड बैलेंस के बावजूद हो जाओ, पता वो आपको पता है एक आधा जीरो इधर उधर करने से भी अमाउंट में फर्क पड़ता है। तो व्हेन द कस्टमर मेक्स एन ओवर पेमेंट, अब ओवर पेमेंट आ गई, अब इनवॉइस आपने डेबिट की हुई है, पेमेंट क्रेडिट करेंगे तो खुद ही क्रेडिट हो जाएगी, वो क्रेडिट बैलेंस हो गया। तीसरी चीज क्या है, व्हेन द कस्टमर मेक्स अ पेमेंट एंड देन रिटर्न्स द गुड्स, कस्टमर ने हमसे गुड्स खरीदी, हमने सेल की, उसने हमें उसके केस पेमेंट भी कर दी बाद में, मतलब ये नहीं कि आज ही पेमेंट भी कर दी, पेमेंट करने के बाद उसने कुछ गुड्स वापस कर दी। अब जो गुड्स वापस की हैं तो क्या उसका बैलेंस क्रेडिट नहीं होगा? अच्छा, मैंने उसको कैश देना नहीं होता, होता ये अगली दफा जब वो खरीदेगा ना उसमें एडजस्ट हो जाएगा, ये बिजनेस पार्ट है, लेकिन ये बैलेंस तो क्रेडिट होगा ना, तो ये क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, इसलिए मैं लिख रहा हूं। ठीक है, अगर क्वेश्चन में दिया हो क्रेडिट बैलेंस
तो क्रेडिट बैलेंस भी लिख दो, नहीं दिया हुआ तो अच्छी बात है, उसमें क्या है। अच्छा, अब डेबिट साइड पे हमारा क्या आएगा, क्रेडिट सेल्स। अच्छा, यहाँ पे क्रेडिट का वर्ड ना लिखो, सिर्फ सेल्स लिख दो। ये वो, क्योंकि इन क्वेश्चंस में लिखा नहीं होता कि इसमें कितनी कैश है और कितनी क्रेडिट। जब मैं यहां सेल लिखता हूं तो कैश सेल का इफेक्ट भी कैश पे आ जाएगा खुद ही, और क्रेडिट का तो मुझे चाहिए ही चाहिए ना, इसलिए मुझे कोई जरूरत भी नहीं है कि मैं इसको लहदा लिखूं, और सीधा लिखो सेल्स। ठीक है, ये सेल्स आ गई। अच्छा, अब डेटर्स की क्रेडिट साइड पे क्या क्या आता है, ऑब्वियसली एक तो वही जो चीज मैंने फाइंड करनी है, और मैंने फाइंड क्या करनी है, कैश। तो यहां मैं कैश ये रेड कलर से लिख रहा हूं, ये बैलेंसिंग अमाउंट है, बी फॉर बैलेंसिंग। ठीक है, उसके बाद ये वीडियो ऑफ करो भाई, किसने ऑन कर दी है, मोहम्मद अली नवाज, वीडियो ऑफ करो। रोजा तो नहीं लग रहा। अब क्रेडिट साइड पे आओ जी, सेल्स रिटर्न्स, उसके बाद डिस्काउंट अलाउड, उसके बाद बैड डेट्स, उसके बाद इंक्रीज इन अलाउंस, किस साइड पे आएगा ये, क्रेडिट साइड। इंक्रीज इन अलाउंस का कोई तलक नहीं है डेटर्स के साथ, डेटर्स तो सेपरेट अकाउंट। मैंने तो खुद बोला है, मैंने कहा देखो तुम कोई सोए हुए जाग रहे हो, अल्लाह के बंदो, डेटर्स अलहदा है और उसकी अलाउंस कॉन्ट्रा अकाउंट है, और ये नेट पे नहीं होता, ये सेपरेट होता है, तो अलाउंस के इससे कोई ताल्लुक नहीं। अगर नेट पे दिया हो तो फिर तो मैं बात मानता हूँ, ठीक है, लेकिन उसको हम ग्रॉस अप करते हैं, पहले उसके थ्रू करते हैं। तो मोस्टली यही, मोर और लेस यही चीजें होती है, और उसके बाद बैलेंस आ जाता है। अब ये जो अमाउंट आ रही है, ये हमारी पहली वर्किंग है, कैश रिसीट फ्रॉम कस्टमर, और ऑब्वियसली कैश रिसीट फ्रॉम कस्टमर पॉजिटिव में आएगा ना, नेगेटिव में तो नहीं आएगा। इनफ्लो है, जब इनफ्लो होता है वो प्लस में लिखा जाता है, जो आउटफ्लो है वो माइनस में लिखा जाता है। नंबर 2, अब आइएगा यहां पर सीजीएस, दूसरी आइटम हमारी क्या है। अब मुझे बताओ सीजीएस से रिलेटेड कौन सा कैश है, अब इन तो नहीं हो सकता ना, सीजीएस के अगेंस्ट आउट ही होना है, कौन सा कैश आउट होगा, परचेजेस के लिए। all the purchases not for on cash, yes, यानी जो आप कैश पे कर रहे हो, किसको, सप्लायर को। अब उसी के अगेंस्ट नाम लिखेंगे, तो दूसरी जो हम चीज लिखते हैं उससे रिलेटेड, वो लिखते हैं कैश पेड टू सप्लायर। अच्छा, अब इसमें भी एक इशू है, इशू क्या है कि सीजीएस से मैं परचेज कैसे निकालूं। इसमें 2 स्टेप में निकलेगा, एक स्टेप पे नहीं निकलती वर्किंग। पहला काम क्या है, सीजीएस को कन्वर्ट करो परचेज में, आगे समझ बात। नॉर्मली क्या करते हो, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू सीजीएस। ठीक है, तो उसी को रिवर्स करके हम परचेज निकाल सकते हैं कि नहीं। जब परचेज निकलेगी, लेकिन इस परचेज में जो मैं सॉरी ये परचेज निकालूंगा कि क्या आप समझते हो ये ठीक है, ओपनिंग स्टॉक एट परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक करता हूं तो इज इक्वल टू सीजीएस। अगर परचेज नहीं, प्रोडक्शन कॉस्ट भी तो हो सकती है ना, चलो परचेज तो कोई मसला ही नहीं, वो ठीक है, लेकिन अगर प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाए, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न ना हो, तो फिर ओपनिंग इन्वेंट्री एट प्रोडक्शन कॉस्ट लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो अब क्या मसला है, फिर भी कोई मसला नहीं है, बिल्कुल है। जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसके अंदर नॉन कैश कॉस्ट भी शामिल होती है, प्रोडक्शन कॉस्ट में डेप्रिसिएशन भी शामिल हो सकती है, तो हमें उसमें से वो लेस भी करना है अगर कोई ऐसी चीज आ जाए। तो इसलिए पहला काम तो ये करो
कि अगर कोई ऐसी चीज आ जाती है, ये असल में अभी जो लेटेस्ट पेपर का मैं रेफरेंस दे रहा हूँ उसमें ये चीज दी हुई है, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ। उधर मैन्युफैक्चरिंग का दे देता तो आप चैलेंज तो नहीं कर सकते ना कि भाई क्यों दे रहे हो, हम तो ट्रेडिंग पढ़ के आए हैं। नहीं, सारा कुछ आ सकता है, सिर्फ फर्क ये होता है, देखो सीजीएस जब भी आपने निकालनी होती है, सीजीएस नॉर्मल बिजनेस में होता है ओपनिंग स्टॉक, जैसे नॉर्मल से मतलब ट्रेडिंग बिजनेस, ये पी फॉर परचेज, ठीक है, परचेज लेस और क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन जब मैं आऊंगा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में तो फर्क क्या आता है, ओपनिंग स्टॉक ऐड परचेज की जगह रिप्लेस हो जाता है प्रोडक्शन कॉस्ट, बाकी चीज तो वही है। अब ये जो प्रोडक्शन कॉस्ट मैं कन्वर्ट कर रहा हूं, मुझे पहले प्रोडक्शन कॉस्ट चाहिए, यानी सीजीएस दी होती है, सीजीएस से मैं कन्वर्ट करूंगा प्रोडक्शन कॉस्ट। मैं इसी को इसलिए ले रहा हूं, परचेज तो आराम से निकल आएगी, मैं पहले इसको ले रहा हूं। अब प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर नॉन कैश भी आइटम होंगी, यस बिल्कुल होंगी, जितनी नॉन कैश आइटम है उसको निकाल दो, उसको लेस कर दो, वो तो लेनी नहीं सीरियस है। बाकी जो बचेंगे ना वो डेटर्स क्रेडिटर्स अकाउंट में लेंगे। आई समझ बात, बस इतना सा फर्क है। और अगर परचेज में करूंगा तो डायरेक्ट आ जाएगा। तो इसमें दो वर्किंग बनेंगी, पहली वर्किंग टू, पहले आप परचेज निकालो। अब मैं परचेज का वर्ड ही यूज कर रहा हूं, लेकिन फिर वो क्वेश्चन में या जब प्रोडक्शन आएगा तो उसके मुताबिक हम उसको अकॉर्डिंगली चेंज कर लेंगे, क्योंकि मोस्टली तो परचेज ही आता है। अब ये परचेज मैंने कैलकुलेट करनी है तो कैसे निकलेगी, देखो ये आपके सामने है। परचेज आई इंटेंड टू कैलकुलेट परचेज, ओपनिंग स्टॉक यहां से दूसरी साइड पे इक्वल की लेफ्ट साइड पे जाएगी तो माइनस हो जाएगी, और क्लोजिंग स्टॉक ऐड हो जाएगी, किसमें, सीजीएस में। तो सीजीएस तो गिवन होती है, सीजीएस में ऐड करूंगा क्लोजिंग इन्वेंट्री, उल्ट हो गया ना, आमतौर पर क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस होती है, तो रिवर्स से आ रहा हूं तो फिर प्लस हो जाएगी, और ओपनिंग इन्वेंट्री, दिस इज नॉन एज परचेज। अच्छा, जब परचेज आई तो मुझे परचेज भी नहीं चाहिए, मुझे पेमेंट चाहिए। इसका मतलब एक और अकाउंट बनेगा इसी में, दैट इज पेएबल, जिसको क्रेडिटर अकाउंट भी कहते हैं। क्रेडिटर अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस, क्रेडिट साइड, परचेज। अच्छा, इसी तरह ये भी याद रखिए, खैर इसका तो बहुत कम देते हैं, लेकिन फिर भी याद रखें, ये बैलेंसिंग अमाउंट, सॉरी ये बैलेंसिंग नहीं, कैश बैलेंसिंग का। क्रेडिटर का भी बैलेंस डेबिट हो सकता है, जब क्रेडिटर का क्रेडिट, डेटर्स का क्रेडिट हो सकता है तो क्रेडिटर का बैलेंस भी डेबिट हो सकता है। वही उल्ट कर दो ना दूसरे पर्सन के लिए, ऑटोमेटिकली डेबिट होगी, ठीक है। तो अब यहां पर ऑब्वियसली मुझे फाइंड क्या करना है, कैश, एंड दिस वन इज बैलेंस। इसी को उल्ट करते जाओ, समझ में आ जाएगा। परचेज रिटर्न, जी बिल्कुल, परचेज रिटर्न आ जाएगा, डिस्काउंट रिसीट, उसके बाद बैड डेट्स, ठीक है ना। बैड डेट्स किस साइड पे आएंगे, सर ये तो क्रेडिटर है। क्रेडिटर में बैड डेट्स नहीं आते, नहीं आते, जागे नहीं हुए आज सारे जो है ना, सो रहे हो, बी केयरफुल। आज कुछ लगता है मैं ज्यादा जाग रहा हूं, बैलेंस कैरी डाउन। देखो, अगर मैं फर्ज करें, सिंपल सी लॉजिक दूंगा, अगर मैं ने मिस्टर ए से पैसे लेने हैं, अब वो डिले कर रहा है, पैसे भी इतने ज्यादा नहीं है, मैं कहता हूँ यार इसके पीछे पड़ने की बजाय, उसमें भी कॉस्ट आती है ना, राइट ऑफ ही कर दो, दे देगा तो ठीक है, नहीं तो ना सके, होता भी जरूरत नहीं, छोटे मोटे इस तरह के कस्टमर आए, मैंने उसका अकाउंट राइट ऑफ कर दिया। क्या मैं उसको बताऊंगा कि मैंने आपका अकाउंट राइट ऑफ कर दिया कि तुम भी कर लो, कभी भी ऐसा तो पॉसिबल नहीं, इसलिए वहां पर बैड डेट्स का कॉन्सेप्ट क्रिएट नहीं, ठीक। इवन बैड डेट रिकॉर्ड करने के बावजूद अगर वो मुझे कल आपको पैसे पेमेंट कर देता है तो बिल्कुल मैं रिकॉर्ड लूंगा भी और रिकॉर्ड भी करूंगा, उसको आप पढ़ चुके हैं, बैड डेट रिकवर्ड, ठीक है ना। तो ये बिजनेस का पार्ट है। सो यानी यहां से हमारा कैश पेमेंट निकलेगी और ये हमारी अमाउंट आ गई,
ठीक है, प्रोडक्शन की कहते हैं तो मैं अलग से समझा देता हूं उसको। प्रोडक्शन में एक स्टेप और करना है, यानी परचेज कॉस्ट की जगह हम पहले क्या निकालेंगे, प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट में हमने क्या करना है, सीजीएसई दी होगी प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री, ये तो उसी तरह आ गया। ठीक है जी, अब इसमें से ही फर्दर आगे लें, लेस कर दें नॉन कैश आइटम्स या एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस ही लिखो, कॉस्ट, ऐसी कॉस्ट ऐसे एक्सपेंस जो नॉन कैश है उसको लेस कर दो। ठीक है, जब लेस कर दोगे अब प्रोडक्शन कॉस्ट में सिर्फ वही रह गए ना, एक तो प्रोडक्शन कॉस्ट भी निकल आई और सेकंड इसमें सिर्फ वही रह गए जो कैश बेस। अब जब कैश बेस है, अब मैं ये पेबल का लेजर बना दूंगा, वहां सिर्फ क्रेडिटर नहीं कहते, पेबल कहते, क्योंकि उसमें और भी एक्सपेंसेस होते हैं ना, लेबर के, तो वो भी पेबल हो सकते हैं, ओवरहेड है पेबल हो सकते हैं, तो इसलिए हम पेबल का वर्ड यूज कर लेते हैं। बाकी चीज तो वही है, सिर्फ यहाँ परचेज नहीं आएगी, प्रोडक्शन कॉस्ट। और ये कौन सी प्रोडक्शन कॉस्ट, जो मैंने ये वाली कैलकुलेट, आफ्टर डिडक्टिंग द नॉन कैश आइटम। सो ऑलवेज रिमेंबर, नॉन कैश जो आपकी आइटम है, दैट इज आल्सो नॉन एज प्रोडक्शन कॉस्ट। फॉर सेक ऑफ प्रिपेयरिंग द कैश फ्लो हम उसको नहीं लेंगे ना, अकाउंटिंग में तो आएगी। ठीक है, ये हो गई यहां तक। अब ग्रॉस प्रॉफिट तक आ गए। ग्रॉस प्रॉफिट को लहदा से नहीं शो करना मैंने, ना ही इसको लेस करके करना है, ये तो माइनस होगा, आगे चलते जाना है बस। आइटम, तीसरी आइटम क्या है, और ये बड़ा ध्यान से देखना है, इसके मुतालिक कुछ स्टैंडर्ड ISM में गाइडलाइंस भी देता है। वो कहता है जी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में कुछ एक्सपेंसेस ऐसे भी होते हैं जो बहुत मटेरियल नेचर के होते हैं, लाइक सैलरीज। ये और ये आप फॉर्मेट देखो ना इनका बना हुआ स्टैंडर्ड्स के अंदर, IFRS की जो बुक है, रेड बुक, उसके अंदर फॉर्मेट भी है, जो उसका दूसरा वॉल्यूम है, उस फॉर्मेट को तो सैलरीज का लिखा हुआ है उसमें, लेकिन हमें क्वेश्चन में ना सैलरीज देता नहीं है, हम नहीं लेते। ये लॉजिक समझाना चाहता हूं सिर्फ, हर वो एक्सपेंस जो मटेरियल नेचर का है, मटेरियल तो समझते हो, मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट, ठीक है, यानी जो इसका ऐसी अमाउंट जो कि आपके फाइनेंशियल्स को इफेक्ट कर दे, जैसे यूजर का डिसीजन चेंज हो। ठीक है, तो सिंपल सी लॉजिक ज़हन में रखनी है कि जो मेन एक्सपेंसेस हैं वो अलहदा से उसका कैश होगा, और उसके अलावा बाकी जितने भी हैं उसको अदर ऑपरेटिंग का लफ्ज यूज कर दूंगा। सैलरीज एंड वेजेस भी तो ऑपरेटिंग का है ना, समझ आ गई। अब यहां पर हम पहले, मैं सैलरीज को लेता हूं, मैं पहले उसी फॉर्मेट में आता हूं, फिर क्वेश्चन के हिसाब से तो हम चेंज करते लेंगे ना। मैं लिखता हूं कैश पेड टू एम्प्लॉइज फॉर सैलरीज एंड बेनिफिट्स। यानी आप ये याद रखें, किसी किस्म की कोई भी अमाउंट किसी भी फॉर्म में दी जाए, चाहे वो सैलरीज की फॉर्म में हो या आपके बेनिफिट्स की फॉर्म में हो, लाइक अगर आप किसी एम्प्लॉय को कमीशन पे कर रहे हो वो भी इसमें आएगी, अगर किसी एम्प्लॉय को बोनस पे कर रहे हो वो भी इसमें आएगा, वगैरह, ये सब कुछ एम्प्लॉयज का स्पेसिफिक है। ठीक है, इसके लिए वर्किंग थ्री हम क्या बनाएंगे, वर्किंग थ्री, जी। तो वर्किंग थ्री में आपने, अब देखो जो सैलरीज हैं, आमतौर पे सैलरीज अक्रूड होती हैं, प्रीपेड होती हैं, हो सकता है ना, ये तो सैलरीज एक्सपेंस उठा रहा हूं मैं SOCI से, ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि लास्ट मंथ की सैलरी अभी पे ना हुई हो, वो इस सैलरी एक्सपेंस में इंक्लूड तो है लेकिन कैश में नहीं आनी चाहिए क्योंकि हमने पे ही नहीं की, और पिछले मंथ की जो लास्ट मंथ की सैलरी है वो इस सैलरीज में इंक्लूड नहीं है, वो हो सकता है कि वो सैलरी, और यकीनन हमने अगर पे की है तो वो कैश फ्लो में आनी चाहिए, तो इसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी कि नहीं, दिस इज अक्रूवल। लेकिन एम्प्लॉइज में कई दफा एक दो एम्प्लॉइज बीच में ऐसे भी हो सकते हैं जिसने एडवांस सैलरी ली हो, ठीक है, तो वो भी इसमें आ रहा होता है, तो इसके याद रखें इसमें दोनों आते हैं, एग्जामिनर दोनों देगा, अक्रूवल एंड प्री पेमेंट कॉम्बिनेशन में, आपने एक ही अकाउंट बनाना है,
कोई जरूरत नहीं 2 अकाउंट बनाने की। और अकाउंट कौन सा बनेगा? सैलरी, जो भी आप बना रहे हो, सैलरीज एंड वेजेस जी। जो इस साल हमने एक्चुअल पेमेंट की है बस वो लेनी। अब देखो ना, अगर किसी ने इस साल की सैलरी है लेकिन पे पिछले साल हो गई एडवांस में, तो मुझे अब निकाल देनी चाहिए उसको ना, हालांकि ये इसमें आ रही है, वो मुझे निकाल। और इसी तरह अगर मैंने इस साल को एडवांस दी अगले साल की, जनवरी की जैसे दे दी, फरवरी की दे दी, अच्छा अब वो यही बात है, इस साल की सैलरी में तो नहीं आ रही, लेकिन कैश में आनी चाहिए। मैं तो कैश के कॉन्टेक्स्ट में चेक करूंगा ना, तो इसलिए हम उसकी एडजस्टमेंट करेंगे थ्रू अक्रूवल एंड प्री पेमेंट्स, सैलरीज एंड वेजेस। अच्छा, सैलरीज एंड वेजेस का सबसे बड़ा एडवांटेज है, इसमें नॉन कैश तो होता नहीं है, यानी वो इस तरह जिस तरह डेप्रिसिएशन वगैरह है। बाकी नॉन कैश का डिफरेंस हम एडजस्ट तो कर रहे हैं ना। अब 2 मिनट ठहरिए। अच्छा जी, अब इसका जो अक्रूवल और प्री पेमेंट के जो बैलेंस है बोला है, अक्रूड का बैलेंस किस साइड पे आएगा? ओपनिंग क्रेडिट, यहां लिखोगे ओपनिंग अक्रूड, और ओपनिंग प्रीपेड होगा तो डेबिट से। चक्कर बड़े शदीद आ रहे हैं, क्या हो गया है सर को ऊपर? सर आप ठीक है? हाँ ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ। असल थोड़े से चक्कर से आ रहे हैं, इसलिए मैं बैठा हूँ 2 मिनट के। सर फेस पे पानी डाल दिया। ये हो जाता है, वो कोई मसला नहीं, ये हो जाता है। ऐसे नई बीमारी लग गई ना इस वजह से, डायबिटीज भी बड़ी गंदी चीज है। चले अल्लाह के तरफ। ओके जी, सैलरीज एंड वेजेस, ये ओपनिंग बैलेंस आ गया जी। अच्छा, अब जो सैलरीज आपने पूरे साल की एसओसीआई में ट्रांसफर की, वो किस साइड पे आएंगी? डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में? क्रेडिट साइड में। मैं तो घूम ही रहा हूं। हाँ, एक्सपेंस है ना, एक्सपेंस डेबिट हो तो इधर तो क्रेडिट आएगा ना, लेजर में। लेजर में तो क्रेडिट होगा ना, आप कभी तो क्लोज कर रहे हो, यहां क्रेडिट कर रहे हो तो एक्सपेंस में डेबिट होगा ना, तो यहां पर आप इसको क्रेडिट करो। ये तो खैर बैलेंसिंग फिगर नहीं है, जो आपका एक्सपेंस का वर्ड लिख देता हूं, यानी ये वो अमाउंट है जो एसओ सीआई को ट्रांसफर करता है। डन हो गया? अच्छा, अब ये नहीं बात है, जो अमाउंट पे कर रहे हो वो तो डेबिट साइड पे आएगी, हालांकि कैश क्रेडिट होता है ना, लेकिन लिखा यहां डेबिट आएगा। एक किसी की लाइबिलिटी पे हो रही है, सिंपल वर्ड, तो यहां पर कैश, दैट इज अ बैलेंसिंग अमाउंट, और फिर क्लोजिंग बैलेंस लिख देंगे। अब क्लोजिंग अक्रूवल किस साइड पे आएगी? क्रेडिट साइड। सर डेबिट साइड पे। जी जी ठीक है, मैं प्रीपेड लिख देता हूं।
क्लोजिंग प्रीपेड अब इस साइड पे आ गया, और क्लोजिंग अक्रूवल डेबिट। अक्रूड या अक्रूवल। अब यहां से हम सैलरीज एंड वेजेस की पेमेंट निकाल लेंगे, ठीक है। अच्छा, अभी ये खत्म नहीं हुआ ऑपरेटिंग, अब रह गए बाकी। और तो मटेरियल सिर्फ यही होता है, लेकिन अगर एग्जामिनर क्वेश्चन में कोड दे दे उसको भी इसी तरह सॉल्व करना। हर रह के अक्रूवल भी हो सकती है, प्रीपेमेंट। लेकिन अब आ जाए अदर ऑपरेटिंग की तरफ। यकीनी बात है अभी बाकी भी हैं, फिर मैं यही चीज लिखूंगा, कैश पेड अगेंस्ट अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अच्छा, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में भी आपका लेजर shall be similar to the ledger of working number 3. Same. Opening accrual, opening prepaid, closing prepaid, closing accrual. जो एक्सपेंस आपने एसओसीआई को चार्ज किया, हाँ अब इसमें थोड़ा सा इशू आएगा। इस एक्सपेंस में सैलरीज भी शामिल है, जो चूंकि मैं पहले शो कर चुका हूं। इवन अगर कोई और भी मटेरियल आइटम शो कर चुके हैं वो भी यहां से माइनस कर दो, समझ आ रही बात। अब माइनस करके जो आएगा उसमें भी फर्दर माइनस करो वो आइटम जो नॉन कैश है। और याद रखें ऑपरेटिंग में नॉन कैश ज्यादा होती हैं, नॉन कैश आइटम्स ज्यादा होती हैं। मसलन ऑपरेटिंग के अंदर आपका डेप्रिसिएशन भी होगी, एमोर्टाइजेशन भी हो सकती है, इंपेयरमेंट भी हो सकती है जी, लॉस ऑन डिस्पोजल, गेन ऑन डिस्पोजल, बैड डेट्स, इंक्रीज इन प्रोविजन, डिक्रीज इन प्रोविजन, बेशुमार आइटम्स हैं। तो वो खैर मैं सारी तो नहीं लिस्ट डाउन कर रहा, पढ़ी तो हुई है आप लोगों ने, क्वेश्चंस के मुताबिक हम लेंगे। सिर्फ इतना ध्यान में रखें कि मैंने एडजस्टमेंट्स करनी है नॉन कैश आइटम की। अगर एक्सपेंस है, अच्छा अब ये जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिए हुए ना, अदर इनकम कोई नहीं है, तो इसकी जो इनकम होती है इसी में से माइनस हुई होती है। बात होती है छोटी मोटी इनकम होती है, वो इसी में से माइनस। मिसाल के तौर पे डिक्रीज इन प्रोविजन, इनकम ही बनेगी ना, वो एक्सपेंस में से माइनस हुई हो, तो उसका ट्रीटमेंट रिवर्स लेके चलना है। कैसे? या गेन ऑन डिस्पोजल है, वो इसमें से माइनस हुआ होगा, तो जब आप कैलकुलेट करोगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को, उसमें से पहले वो एक्सपेंसेस लेस करो जो ऑलरेडी ऊपर फेस पे ला चुके हो, जैसे सैलरीज। फिर उसमें से नॉन कैश एक्सपेंसेस को माइनस करो और नॉन कैश इनकम को प्लस करो। तो एडजस्टमेंट का वर्ड आ जाए, फिर जो अमाउंट आएगी वो यहां पुट करनी। तो इसलिए मैं इसी को ना आगे कन्वर्ट कर रहा हूं वर्किंग फोर में, ये लिंक करने के लिए। तो वर्किंग फोर में मैंने ये अमाउंट कैसे निकालनी है, वर्किंग फोर में कि मैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेता हूं और ये मैं लिख देता हूं नेट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ताकि याद रहे नेट का वर्ड मैंने क्यों लिखा कि इसके अंदर एक्सपेंसेस ज्यादा है, इनकम एक तुक्का हो सकती है, वो भी इसमें से लेस होके आएगी। अब इसको निकालने के लिए इसको इसमें से माइनस करते हैं वो आइटम जो पहले शो कर चुके। मैं इस टेबल के मुताबिक देखता हूं, सैलरीज कर चुका ना, मैं सैलरीज वगैरह इसमें से लेस कर दूं। फिर मैं इसमें से लेस करूंगा नॉन कैश एक्सपेंसेस लाइक डेप्रिसिएशन, बैड डेट्स, डिस्काउंट अलाउड। इवन डिस्काउंट अलाउड में कौन सा कैश पे कर रहे हो, ठीक है। इस तरह के सारे एक्सपेंसेस माइनस करो और प्लस कर दो नॉन कैश, हाँ जी, इनकम। नॉर्मली ये जो इनकम होती है उसको हम डिक्रीज इन एक्सपेंस कहते हैं ना, लेकिन अब समझने के लिए मैं इनकम लिख दूं तो कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। तो ये जितनी भी अमाउंट आएगी ना, ये जो अमाउंट आएगी वो यहां लेके आनी, यानी इसका जो रिजल्ट आएगा ये ए वैल्यू, वो ए वैल्यू फिर मैं यहां लाऊंगा। लेकिन ये सैलरीज एंड वेजेस का लेजर नहीं होगा, फिर अदर ऑपरेटिंग। तो लेजर ये भी बनेगा, दोबारा बनेगा। और सर ये प्लस क्या किए, नॉन कैश
जी नॉन कैश इनकम, नॉन कैश इनकम में जैसे डिस्काउंट रिसीव्ड अदर इनकम है ना। अब डिस्काउंट रिसीव्ड के अगेंस्ट मुझे कैश तो कोई नहीं मिल रहा ना, जो कैश मुझे मैंने पे किया वो कम किया, सिर्फ इतना फर्क है, ठीक है, और वो तो ऑलरेडी आ चुका है ऊपर, इसलिए उसको नहीं याद देना। अच्छा, अब वर्किंग फॉर के बाद कंप्लीट करने के बाद अगर देखो तो मैं ये नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक आ चुका, इसके बाद सारा वही है जो हम पढ़ चुके हैं। फाइनेंस कॉस्ट, इनडायरेक्ट मेथड में हम क्या करते थे पहले, हाँ जी एड बैक करते थे, फिर बाद में आगे जाके लेस भी करते थे, या कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड और कुछ भी नहीं लेना क्योंकि डायरेक्ट मेथड है। और जहां तक इंटरेस्ट पेड का ताल्लुक है, इसकी वर्किंग हम ऑलरेडी बिल्कुल डिस्कस कर चुके हैं, मैं दोबारा नहीं करता, ठीक है। इसी तरीके से फाइनेंस कॉस्ट के बाद क्या आता है, टैक्स। अच्छा, यहां वहां पर भी टैक्स में दो ट्रीटमेंट होते हैं, पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स ला लेकर आना, फिर टैक्स पेड लेना। तो यहां सिर्फ एक ही चीज आनी है, एंड दैट इज टैक्स पेड। तो मैं कौन सा प्रॉफिट को लेके चल रहा हूं, मुझे जो पेमेंट की है बस वो लानी है, हाईलाइट करनी है, तो टैक्स पेड। और टैक्स पेड की भी वर्किंग हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नहीं, ऑपरेटिंग वो नॉन ऑपरेटिंग होता है, ये जो इसी तरफ इंटरेस्ट एक्सपेंस आ रहा है, इंटरेस्ट पेड, ये भी नेट होता है। और अगर फर्स्ट करें दो लहदा दिए हुए हैं तो फिर लहदा निकाल लो ना, इंटरेस्ट पेड अलहदा, इंटरेस्ट रिसीव्ड प्लस हो जाएगा, वो लहदा कैलकुलेट करो, ठीक है, जिससे पहले किया था। लेकिन इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑपरेटिंग में नहीं आता ना, इसे छोड़ देते हैं। लेकिन अगर कोई और हो इस किस्म का रिसीव तो वो लिखो, कोई और अदर इनकम होती है ना, बात पर अदर इनकम भी होती है, वो लिखो बेशक रिसीव। लेकिन अगर इंटरेस्ट है वो भी तो कैश ही है, लेकिन वो इन्वेस्टिंग में जाएगा, वो ऑपरेटिंग में नहीं जाएगा, वो तो पहले ही पढ़ चुके हैं ना इन्वेस्टिंग, इस वजह से। तो अब इस सारा करने के बाद इसमें कोई वो नहीं होता, दरमियान में स्टेप्स आते हैं, नहीं, सीधा 5-6 आइटम्स हैं। 6 लिखी है, ये 6 भी नहीं होती एग्जाम में, 5 होती यार, ये एक अलग नहीं दिया होता है, शायद एक क्वेश्चन में दिया हुआ था, बाकी कहीं नहीं थे। बल्कि इवन एक क्वेश्चन उसने दिया, वो जरूर करने वाला है, मजेदार क्वेश्चन, उसमें उसने सीजीएस और ऑपरेटिंग एक्सपेंस इकट्ठे लिखे हुए, लिखा हुआ सीजीएस ऑपरेटिंग एक्सपेंस करके, ना कोई जीपी नहीं निकाला हुआ, सीधा नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आया हुआ। अब वहां पर रोला बनता है, ठीक है, कि वहां पर कितने लेजर्स हैं, पेपर का लेजर उससे रिलेट करता है, इसमें परचेज भी शामिल है, इसमें अक्रूवल भी शामिल है, हाँ इसमें प्रीपेमेंट भी शामिल है, नॉन कैश आइटम्स भी शामिल हैं। सो सर काफी लंबी वर्किंग हो जाती है उसकी, वो एक ही वर्किंग है, ये सब कुछ करता है। लॉजिक सारा ज़हन में रखो, लॉजिक, इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं। तो इसका जो बहरहाल फाइनल आंसर आता है ना, ये जो भी आ रहा है ऑपरेटिंग का, ये याद रखिएगा, इसी क्वेश्चन को जब मैं इनडायरेक्ट से करूंगा तब भी आंसर यही आएगा। ये नहीं है कोई इसके कोई मेथड से कोई आंसर डिफर आएगा, आना भी नहीं चाहिए डिफर, क्योंकि इसके बाद हमने क्या पढ़ा था मुझे बताओ, ऑपरेटिंग के बाद इन्वेस्टिंग सेम होगी, उसके बाद फाइनेंसिंग सेम होगी, जब ये सेम आएगी तो इसके बाद नेट कैश फ्लो भी सेम आएगा, रिकंसिलिएशन भी हो जाएगी। और अगर ये सेम नहीं आती तो फिर रिकंसाइल कैसे करोगे, या तो हो ना कि इसका रेट अगले पे आना है, चलो यहां ज्यादा हो रहा है तो वहां कम हो जाएगा, ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। इसी वजह से डिविडेंड यहां पे भी ले सकते हो, पहले भी बताया था मैंने, फाइनेंसिंग भी ले सकते हो, वो वहां पे भी डिस्कस किया था हमने, इनडायरेक्ट मेथड में IAS 7 इसको अलाउ करता है, बिल्कुल आप दोनों में से किसी जगह भी आप इसको शो कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं डायरेक्ट मेथड ऑफ कैश फ्लो। अब इसमें कोई क्वेश्चन पूछना तो पूछो। सर एग्जाम में वो स्पेसिफाई करेगा कि किस मेथड से करना है क्वेश्चन? जी 100% बिल्कुल करेगा, डायरेक्ट मेथड को तो लाजमन करता है, बिल्कुल करेगा। और दूसरा एक और चीज भी बता दूं, अगर फर्ज करें, वैसे तो मैं 100% मुझे याद है पेपर में जितने भी क्वेश्चन है लिखा हुआ है इनडायरेक्ट मेथड या डायरेक्ट मेथड, लेकिन फॉर द टाइम बिंग चलो आपकी बात मान लेता हूँ, नहीं लिखता हूँ, कहता है कैश फ्लो बनाओ, फिर तो ओपन कर दिया ना आपके ऊपर, चाहे डायरेक्ट यूज करो या इनडायरेक्ट, बिल्कुल कर सकते हो।
लेकिन इनडायरेक्ट के लिए याद रखें कि इनकम स्टेटमेंट का होना, डायरेक्ट के लिए इनकम स्टेटमेंट का होना जरूरी है, या इनकम स्टेटमेंट की तमाम आइटम की इंफॉर्मेशन का होना जरूरी है। तो इसलिए जब कहीं मेंशन ना होना तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं स्टूडेंट्स को कि आप इनडायरेक्ट मेथड यूज करना, डायरेक्ट मत करना। कहीं ना कहीं फंस जाओगे क्योंकि डाटा आपको नहीं मिलेगा उस तरह। जब उसने खुद लिखा हुआ है ना डायरेक्ट मेथड, फिर वो दे रहा है डाटा, ठीक है ना, फिर वो क्वेश्चन बनाते हुए वो कर रहा है। अब यहाँ पर वो लाइक उसने जनरली लिखना जानबूझ के नहीं लिखा कि बच्चे को कंफ्यूज करें, लेकिन डाटा भी उस तरह डायरेक्ट का नहीं दिया तो डायरेक्ट मैं यूज भी नहीं कर सकूंगा। डायरेक्ट के लिए इंफॉर्मेशन मुझे पूरी चाहिए, ठीक है। तो इस वजह से कोशिश ये करें कि वहां पर इनडायरेक्ट मेथड यूज करें, ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं क्वेश्चन आपके साथ शेयर करता हूं डायरेक्ट मेथड के और इनडायरेक्ट मेथड के, मेरे पास जो पड़े हैं क्वेश्चन। ये एक है सेट, एक सेट मैंने रखा होता है बात के लिए, वो स्पेशल क्वेश्चन अभी बनाए हैं मैंने 4, सिर्फ 4, और अभी 4 और ढूंढे हैं, लेकिन उसको भी मैंने, कहते हैं ना पंजाबी छांटी करना, वो छांटी करके उसको शक्ल निकालूंगा, इंशाल्लाह पास पेपर की तरह लगेंगे। वो क्वेश्चन जो है ना वो मैं आपको एंड पे दूंगा, जब हम रिवीजन करेंगे उस वक्त वो करेंगे, लेकिन फिलहाल ये क्वेश्चन आप करो, इसमें कोई मसला नहीं। और अब चूंकि बहुत टाइम हमने IAS 7 को दिया, बहुत क्वेश्चन किए, कुछ रह भी गए हैं, नो प्रॉब्लम, ये जितने रह गए ना पास पेपर में हो जाते हैं, छोड़ दो इसको। सिर्फ डायरेक्ट मेथड का एक दिन मैं और लगा लेता हूँ क्वेश्चन करवाने के लिए, कल का दिन लगाते हैं, मंडे से इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक कौन सा करना है, आसान या मुश्किल? आसान। IAS 36 पकड़ लेते हैं, छोटा सा IAS 36, वो नहीं किया ना अभी हमने, IAS 36 कर लेते हैं, डन हो गया। और फिर इसके फौरन बाद मैं आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का चैप्टर करवा दूंगा, ठीक है, रोजों में ये निकल जाएंगे। फिर IFRS 15 की तरफ आ जाओ, वो जरा टफ है, ठीक है, वो जरा करना, और 100% क्वेश्चन है IFRS 15, 100%, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट करता है, ठीक है, उसको अच्छी तरह करना है। IFRS 15 को इतना आसान मत लीजिए, ठीक, हम तो याद कर जाते हैं ना, मैं कभी भी इस तरह नहीं करवाता हूँ, ना रिकमेंड करता, ठीक है। हर दफा वो नया एक क्वेश्चन बना देता है, जब नया क्वेश्चन बनाता है ना तो फिर हम सोचते हैं कि यार ये चीज़ हम एज ए टीचर में बात कर रहा हूँ कि मैं ये स्टूडेंट्स को करा देता, क्यों ना हम पहले ही सारे केस डिस्कस कर लें, जो नहीं भी आया उसको भी डिस्कस कर लें। एक्चुअली IFRS 15 में ना एंड पे कुछ एग्जांपल्स देनी है, वो बड़ी ज़रूरी है। वो इतनी ज़्यादा एग्जांपल है, अगर मैं सारी क्लास में करूँगा तो पॉसिबल ही नहीं, वो तकरीबन मोर देन 100 एग्जांपल्स, उन्हीं एग्जांपल में से एक में से क्वेश्चन आना होता है, उसी में से वो न्यूमेरिक बना देता है। तो इसलिए इसको मैं कहूँगा आपको कि ये पढ़ना है आपने, जब आप पढ़ोगे ना तो क्लास में मुझसे डिस्कस भी करोगे। इनमें से वो मैक्सिमम वो चीज़ें जो ज़्यादा तंग करती है वो मैं करवा चुका हूँ, ठीक है, लेकिन केस जरूर पढ़ लें, ये केस चीज़ की फॉर्म में, ये स्टैंडर्ड की अपनी एग्जांपल्स हैं, ठीक है। इवन आप जब पढ़ोगे तो आपको नजर आएगा एक पास पेपर में एग्जैक्ट क्वेश्चन उसने दिया वहां से, एग्जैक्ट, तो इसलिए इन एग्जांपल को नहीं छोड़ना। अब तो वैसे काफी कम कर दी है मेरा ख्याल, फिर भी ये 70-80 पे होंगी, इससे कम नहीं होंगी, चलेंगी। बाकी इंशाल्लाह कल करते हैं, अटेंडेंस लगा लें और ये रिकॉर्डिंग होगा। इससे ज़्यादा टाइम तो इस पे लग रहा है, इनकम एक्सपेंडिचर